जय हिंद। आपका पुनः हमारे इतिहास के वीडियो में बहुत बहुत ही स्वागत है। और आप मुझे आशा है कि अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है, गुप्त साम्राज्य से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, साम्राज्य है और वहाँ के जितने राजकुमार राजा हुए हैं, सब की हम लोग खंगाल कर लाए हैं और उसे हम लोग आज पढ़ेंगे, सीखेंगे। और इसके लिए आप तैयार हो जाइए, कमर बांध लीजिए और आइए शुरू करते हैं बिना देर किए। और गुप्त साम्राज्य जो है यह एक हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गुप्त साम्राज्य या गुप्त काल, ठीक है। और गुप्त काल को इसे एक सांस्कृतिक उपलब्धियों का स्वर्ण युग भी इसे कहा जाता है। गुप्त काल को सांस्कृतिक उपलब्धि मतलब होता है कि यहाँ पे बहुत सी किताबें भी लिखी गई जो हमारी हिंदू संस्कृति से संबंधित थी और इस संस्कृति को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रभावित भी रहा और इसका उपयोग भी सामान्य जन में किया गया। इसलिए इसे सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण इसे स्वर्ण युग कहा जाता है, सांस्कृतिक, ठीक है ना। और इसे इस कारण से स्वर्ण युग कहा जाता है। सोच सकते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं और इसको हम लोग सीखते हैं। तो गुप्त साम्राज्य जो था यह सातवाहनों कि वंश से ही, सातवाहन जो थे उनके सेनापतियों से संबंधित यह वंश है। तो यह सातवाहन जो थे उन्हीं से संबंधित है और उन्हीं के यहाँ रह करके इन्होंने यह राजनीति जो है उसको सीखा था और राजा बनने की ख्वाहिश भी इन्हीं के समकालीन कर ली थी। और इसी के समय ही कौशाम्बी जो आज प्रयागराज या के निकट ही यह जगह है कौशाम्बी, और कौशाम्बी तो अब एक ज़िला बन गया है। और जो वश हुआ करता था, वश की राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी। तो इस सातवाहन वंश से ये निकल करके, सीख करके इन्होंने अपने साम्राज्य को बड़ा करने का सोचा था। इसमें मुख्य जो इसका शासक था, संस्थापक था, वह श्रीगुप्त था। इसका जो है संस्थापक गुप्त का, वह साथियों श्रीगुप्त था। और श्रीगुप्त ही 240 बीसी में, ठीक है, 440 एडी, बीसी मतलब होता है 0 से पहले, यह अब शुरू हो गए हैं एडी में, ठीक है। तो श्रीगुप्त यहाँ पे इसकी स्थापना करते हैं। और कौशाम्बी में चूँकि हमने बताया कि यह सातवाहन वंश के एक किसी मंत्री के पद पर रहे होंगे। और बताया कि सातवाहनों ने लोगों को ज़मीन देना शुरू कर दिया था, वेतन के बदले उन्हें दान भी दिया जाता था, तो वेतन उसे भूमि को ही दिया जाता था, जिससे धीरे धीरे जो उच्च पद पर रहते थे उनकी वेतन ज़्यादा होती थी और भूमि उन्हें उस वेतन के फलस्वरूप मिलती थी, तो उनका भूमि बहुत तेज़ी से बढ़ता था। उनको टैक्स देना नहीं था और भूमि का बहुत बड़ा एरिया का धीरे धीरे मालिक हो जाते थे। और यही काम जो है श्रीगुप्त ने किया, अपने उस एरिया का स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया और कहा कि यह गुप्त साम्राज्य से कहा जाएगा। तो इस तरीके से श्रीगुप्त ने संस्थापक था और इसको माना भी जाता है। और ये 280 मतलब 40 सालों तक यह शासन किया। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी जो है घटोत्कच आया। श्रीगुप्त के बाद आया घटोत्कच, ठीक है। घटोत्कच यहाँ पे लिख देते हैं, यह था घटोत्कच। और यह भी इसका पुत्र था और यह भी जो है लगभग 40 सालों तक शासन किया था। कब? 320 तक, 240 से 320 तक यह शासन किया था घटोत्कच। लेकिन यह भी उतना महत्वपूर्ण शासक नहीं था और इसने कोई भी
साम्राज्य को आगे बढ़ाने का नहीं सोचा, बस वैसे ही राजा की तरह बना रहा, कोई ज़्यादा परिवर्तन भी नहीं किया। जैसे सातवाहन चला रहे थे वैसे ये भी चलते रहे। इनके साम्राज्य में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला, नहीं श्रीगुप्त में मिला। लेकिन इसके बाद अब गुप्त साम्राज्य में भूचाल आने वाला है। अब गुप्त साम्राज्य अपना विस्तार करेगा। सातवाहनों का धीरे धीरे कमज़ोर होते गए हैं, कमज़ोर हो रहे हैं। अब सातवाहन लड़ नहीं सकते और ये जो स्वतंत्र राज्य हैं इनको अब अपना नहीं बना सकते, कमज़ोर हो चुके हैं, वे भोग विलास में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। तो अब वे साम्राज्य को अच्छे तरीके से चला नहीं पाएंगे। तो अब देखिए किस तरीके से उदय होता है। कहा जाता है कि जब जो है शेर कमज़ोर होता है तो गीदड़ और हाइना, कौवे, ये सब भी उसको नहीं छोड़ते हैं, उसको जो है मारने का प्रयास करते हैं, उसके पीछे लग जाते हैं। तो यही स्थिति है। तो आइए इसके बाद जो है बैठता है महान गुप्त सम्राट, जिसका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। यह चंद्रगुप्त प्रथम था, ठीक है। यह चंद्रगुप्त प्रथम या फर्स्ट, यह गद्दी बैठा 320 एडी में। जब 320 एडी में बैठा तो अब इसे लगा कि हमें अपना साम्राज्य आगे बढ़ाना चाहिए, और इसने कई तरीकों से बढ़ाया। ऐसा नहीं कि बस खाली लड़ाई करके ही बढ़ाया, इसने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए, और वैवाहिक संबंध स्थापित करके इसने अपने साम्राज्य को बड़ा किया। जैसे में इसने अपनी विवाह, खुद अपना विवाह लिच्छवी की रानी या लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से इसने शादी की। किसे? तो कुमार देवी से। अब वैवाहिक संबंध हुआ और इससे क्या हुआ कि इसका साम्राज्य धीरे धीरे अब संपर्क आया दूसरे राजा से, तो यह भी अपने साम्राज्य को बढ़ाने का प्रयास करेगा, और इसकी दोस्ती होगी तो वह भी इसका सहयोग अन्य युद्ध में कर सकता है। इस तरीके से ये लोग शादी विवाह करके अपना साम्राज्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करते थे, और इसने महाधिराज की उपाधि भी धारण की थी। कौन? महाराजाधिराज, महाराजाधिराज। और इसने अपने राज्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, और साथ में शादी विवाह भी करके यह अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने का धीरे धीरे प्रयास करता रहा। लेकिन यह भी उतना ज़्यादा आक्रामक नहीं रहा, क्योंकि यह अभी मतलब धीरे धीरे निकल रहा था, अभी सीख रहा था और अपना साम्राज्य बढ़ाने का धीरे धीरे प्रयास कर रहा था। लेकिन अब जो है देखिए, अब धीरे धीरे एकदम साफ आएगा आपको नज़र कि किस तरीके से इसका विकास और तेज़ी से बढ़ता गया। अब जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने ही, या चंद्रगुप्त ने ही केवल 319 में, इसने ही 320 में जब बैठा जो है तो एक संवत की शुरुआत करी। इसे कहते हैं गुप्त संवत, गुप्त संवत की इसने शुरुआत करी। किसने? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। अब गुप्त संवत शुरुआत की, तो अब जितनी भी गुप्त साम्राज्य में हमें जानकारी मिलेगी वो गुप्त संवत के अनुसार ही मिलेगी। गुप्त संवत बताएगी कि इतना 4 गुप्त संवत, 10 गुप्त संवत या 100 गुप्त संवत की यह बात है, ऐसी जानकारी हमें मिलती है। तो कई जो विदेशी विवरण हैं हमारे पास, विदेशी जो साक्ष्य हैं, उसमें इन चीज़ों का जिक्र भी किया गया है, बताया गया है कि गुप्त संवत और शक संवत या विक्रम संवत के बीच इतना अंतर था। तो हम इस अंतर के हिसाब से अब गुप्तों का काल निर्धारित करते हैं। तो देख सकते हैं जो विदेशी जो साक्ष्य हैं, विवरण हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं हमारे तिथियों को निर्धारण करने के लिए, और इस तरह से हम तिथि के हिसाब से अपने इतिहास को एक समायोजित तरीके से समायोजन कर पाए हैं, नहीं तो हम नहीं कर पाते। ऐसे ही अब जो है इसने अब शुरुआत कर दी। अब अगला शासक रहा, देखिए चंद्रगुप्त जब फर्स्ट था तो वो अपने समय में ही, अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था, क्या आपको पता है?
तो उत्तराधिकारी अपना यह नियुक्त कर दिया था समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को अपना यह उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। और समुद्रगुप्त इतना प्रसिद्ध हुआ कि इसे लिच्छवी दोहित्र कहा गया। इसे लिच्छवी दोहित्र कहा गया। लिच्छवी दोहित्र क्यों कहा गया? क्योंकि यह लिच्छवी राजा के राजकुमारी का पुत्र था। तो यह लिच्छवी जो इसके राजा थे, इस समुद्रगुप्त के नाना थे। ठीक है, क्या थे? नाना थे। इसलिए इसे कहा जाता है कि यह लिच्छवी की पुत्री का बेटा था, इसलिए लिच्छवी दोहित्र। लिच्छवी रानी के यह पुत्र था या राजा का पोता था, इसलिए इसे हम समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहते हैं। लिच्छवी से संबंधित था यह राजगद्दी पर 335 में बैठा। चंद्रगुप्त जो है 335 AD में यह गद्दी बैठा। जब 335 AD में गद्दी बैठा तो यह 4 तरह से या 4 जो है भागों में अपने साम्राज्य विस्तार को बांटा था। और जिस तरफ बढ़ता था उधर के सारे राज्यों को एक साथ जीतता हुआ निकल जाता था। कौन? समुद्रगुप्त। तो यह इसीलिए इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि भारत विजय जिस तरीके से नेपोलियन पूरे यूरोप पर विजय करने का मन बनाया था और वह जिधर निकलता था उधर के सभी राज्यों को ये जीतता निकल जाता था। इसीलिए इसे भी नेपोलियन कहा गया, क्योंकि यह समुद्रगुप्त अपने राज्य के लिए, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए हर एक ओर से जीतने का प्रयास करता था और हर तरीके से मनाता था। कहा जाता है एक अनुश्रुति में कि जो समुद्रगुप्त था पहले किसी भी क्षेत्र को जीतता था, राजा को हराता था, उसके बाद राजा को संधि पर हस्ताक्षर करता था और संधि पर हस्ताक्षर करवा के उसे मुक्त करता था, उसे मोक्ष दिलाता था। ये भी कहा गया कि वह मोक्ष दिलाता था। कौन? समुद्रगुप्त। उसके बाद उसे राज्य पूरा वापस दे देता था और कहता था कि आप जब तक रहोगे हमारा सम्मान करोगे, हमारे राज्य की बात मानोगे और ये हमारे राज्य की तरफ रहेगा, हमारा साम्राज्य रहेगा, लेकिन आप केवल राजा रहोगे। हम जो कहेंगे वही यहाँ पे कानून मान्य होंगे। तो समुद्रगुप्त इस तरीके से अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए निकला था। बताया जाता है कि यह जो है जब पहला जिसने अभियान चलाया साम्राज्य विस्तार के लिए, तो सबसे पहले यह उत्तर की तरफ बढ़ा। किधर? उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ा, थोड़ा सा उत्तर पूर्व में। और इसने विदिशा से लेकर के, मगध का तो था ही इधर जो है, तो यह विदिशा से लेकर के इधर मालवा के इधर जितने भी क्षेत्र हैं और काशी इधर हो गया, और इधर जो है बघेलखंड वाला एरिया पूरा का पूरा किसने पहली बार जब जला तो इसने पूरा जीत लिया इधर का। ठीक है, पहली बार इधर जीत लिया। दूसरी बार फिर दक्षिण भारत का अभियान किया साथियों। अगली बार ये दक्षिण भारत का अभियान किया और दक्षिण भारत के अभियान में सभी राज्यों को एक एक करके परास्त करता हुआ नीचे तक गया और दक्षिणावर्त के 12 राज्यों को इसने जीत लिया था। दक्षिणावर्त के 12 राज्यों को और उत्तर में 9 राज्यों को एक साथ जीता था। पहले अभियान में उत्तरावर्त के और दक्षिणी अभियान में दक्षिण भारत के देश हैं उनको जीत लिया था। इसके बाद इसका तीसरा अभियान शुरू हुआ। तीसरे अभियान में यह पूर्वोत्तर राज्यों को जीता। इधर बंगाल है, बांग्लादेश जो है आज का, असम, सिक्किम जो इस समय का क्षेत्र है, नेपाल, इन सभी एरिया को एक बार जब दौड़ा तो पूरा इस एरिया को पूरा जीतता गया। देख सकते हैं यह किस तरीके से अपना नीति बनाया था साम्राज्य को, राज्यों को जीतने के लिए। इसके बाद जब चौथा किया तो इसने जो
पश्चिम वाले देश हैं, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, इधर पाकिस्तान वाला जो कंधार काबुल वाला एरिया है, इसको एक साथ उधर मारा तो सब एक साथ साफ। देख सकते हैं कितना जो है बेल जो है इसका प्लान था इस चीज़ को करने के लिए। तो समुद्रगुप्त को ऐसे ही हम नेपोलियन नहीं देते हैं दर्जा, क्योंकि नेपोलियन की तरह सोचता था। ठीक है, तो यह जो है इसे अश्वमेधकर्ता, विक्रमक और परम भागवत की उपाधि भी दी जाती है। ऐसे कविराज भी कहा जाता है। कविराज क्यों कहते हैं? कविराज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे कविराज कहने का बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि इसके सिक्कों पर माता सरस्वती की चित्र हुआ करता था, इसकी सिक्कों पर। और ये जो सरस्वती थी यह बीड़ा बजाती थी, इसलिए इसे भी कहा गया है कि यह कवि था और सरस्वती माता का यह सम्मान करता था, पूजा करता था और उनके जो है समकक्ष होकर यह समक्ष होकर यह कवि बनाता था, कविता का निर्माण करता था। और यह वाद्य यंत्र भी बजाता था, जिसे वीणा कहा जाता था, यह बजाता था। कौन? तो समुद्रगुप्त। और यह हम जानते हैं कि ये लोग आंध्र सातवाहनों से संबंधित है, और सातवाहन क्या थे? वो क्षत्रिय थे, और ये लोग पूरी तरह से वैश्य हो गए। तो यह हिंदू धर्म को मानने वाले थे और यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। ये लोग वैष्णव संप्रदाय से वैष्णव संप्रदाय से ये लोग आते थे। और जो समुद्रगुप्त था पूरी तरीके से अपने आप को वैष्णव ही कहता था। ठीक है, और इसी के दरबार में एक कवि था जिसका नाम हरिशेन था। इसी के दरबार में एक कवि था, उसका नाम हरिशेन था। और हरिशेन ने कई किताबें लिखी। हरिशेन जो है कई किताबें लिखी, और इसके साथ साथ इन्हें प्रयाग प्रशस्ति भी लिखा था। प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयाग में जो एक अशोक का लिखा हुआ एक अभिलेख था प्रयाग में, उसी पर प्रयाग प्रशस्ति भी लिखा गया। प्रयाग प्रशस्ति भी इसी पर लिखा गया, और उस पर फिर से उसके पीछे या बगल में हरिशेन ने और लेखों को उत्कीर्ण करवाया, और जो कि समुद्रगुप्त से संबंधित जानकारी इसमें मिल जाती है। तो यह था समुद्रगुप्त। ठीक है, और इसके दरबारी कवि थे हरिशेन, और इसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना करी थी। बताइए साथियों, आपको कैसा लग रहा है? ठीक है, अब जो है एक चीनी जो है एक स्रोत है। चीनी स्रोत से एक और जानकारी पता चलती है, क्योंकि देखिए बहुत से हमें भारत में जितने भी बुद्ध से जानकारी थी उसको मिटा दिया गया है, क्योंकि बहुत से बौद्ध यात्री भी तो भारत में आए थे और उसने बहुत सी जानकारी को लीक करके चीन लेके चले गए थे। और भारत में भी बहुत सी बौद्ध की जानकारियाँ थी, लेकिन जो नालंदा विश्वविद्यालय में रखी गई थी किताबें बौद्ध संबंधित, और इसमें इस समय की जानकारी भी सब कुछ रखी गई थी। लेकिन एक चोरकट जो है आया था, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति था बख्तियार खिलजी, उस चोरकटवा नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। नहीं तो हमारे पूरे जो है इतिहास हमें एकदम लिखा हुआ मिलता, हर एक चीज़ एकदम बढ़िया से वेल क्वालिफाइड तरीके से मिलता। हमें मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, विदेशियों से उसको मिलान करना नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी किताबें थी। बताया जाता है कि 3 महीने किताबें जलती रह गई। तो अगर साथियों वह इतना किताबें रही होती आज, तो हमें किसी की ज़रूरत पड़ती, किसी अन्य देश में जा करके साक्ष्य जुटाने की जरूरत पड़ता नहीं पड़ता। और हमें अब देखिए चीन से कुछ जानकारी निकालना पड़ता है कि चीन का एक अभिलेख है, वहाँ पे एक स्रोत है, वहाँ से पता चलता है, वह स्रोत के रूप में जाना जाता है। और वहाँ से पता चलता है कि श्रीलंका का एक राजा था जिसका नाम था मेघवर्ण। और मेघवर्ण ने जो है इस समुद्रगुप्त से बोध गया में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए अनुमति मांगी थी, और उसने अपना एक राजदूत भी भेजा था इनके दरबार में अनुमति लेने के लिए, और इस समुद्रगुप्त ने अनुमति भी दी, कहा ठीक है बना लो। अब यह अनुमान बनाया था,
और तब जाके मेघवाण ने यहाँ पे एक बौद्ध विहार बनवाया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कितना जो है इतिहास हमें बहुत कम मात्रा में मिला है, लेकिन हम केवल क्या करते हैं उसी में मिला जुला के चला रहे हैं, और जितना हमारे पास है उतना को ही हम बेस्ट समझते हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारी परेशानियां हमने झेली है। हमने बहुत सी अपने देशों के साथ लोगों का आक्रमण देखा है, जिससे हम अपने जो संस्कृति है उसको बचा नहीं पाए, और हमारी संस्कृति को बर्बाद करने के लिए बहुत से देशों के जो थे राजा वो भी आए, हमारी संस्कृति को खराब करके बर्बाद करके चले गए, लेकिन फिर भी अपने आप को बचा के रखे हैं। आज भी भारतीय कहलाने तक कहलाते हैं, और जितने भी विदेशी आक्रांता आए उनका आज देख लीजिए कि क्या हालत है, वह देखने लायक नहीं है। मंगोलिया देख लीजिए कितना गरीब है, वो वहीं का सब, और ये सब आए थे। गजनी देखिए, गजनी का क्या हाल है अफगानिस्तान में, सब इस समय जो है वो सब बैठे हैं आतंकवादी सब इस समय। तो जो किसी देश जो शांति प्रिय देश है वो हमेशा आगे बढ़ता रहेगा, बढ़ता ही जाएगा और आगे बढ़ के ऊंचाइयों को छुएगा, लेकिन जो किसी को विरोध में काम करेगा, जो उसे देख कर जलेगा, वह कभी आगे नहीं बढ़ेगा, वह पीछे और पीछे और पीछे होते होते वह कब्र में लेट जाएगा, आगे नहीं बढ़ सकता। हम इस इतिहास से हम इसको समझ सकते हैं। तो इस तरह से जो समुद्रगुप्त था अपना साम्राज्य को बहुत ज़्यादा विस्तार किया। इसके बाद जो है इसकी धीरे धीरे बढ़ोतरी आती है और इसकी मृत्यु हो जाती है, और अपने समय में ही अपना उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त सेकंड को सौंप देता है। किसको साथियों? तो चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त फर्स्ट को हमने पढ़ा अभी। चंद्रगुप्त यह सेकंड है। चंद्रगुप्त फर्स्ट को पढ़ा जो घटोत्कच की बात में आया था, फिर समुद्रगुप्त आया जिसे लक्षवी दोहित्र कहा जाता था, और चंद्रगुप्त सेकंड यह भी एक महत्वपूर्ण साधक था, और यह 380 में यह गद्दी बैठ गया भाई साहब। 380 AD में गद्दी बैठ गया, और समुद्रगुप्त जो है 335 में बैठा था। तो लगभग यह जो है 45 साल तक समुद्रगुप्त राजा रहा। इसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड राजा बना। तो हम देख सकते हैं यह 380 में गद्दी बैठा, और यह एक महत्वपूर्ण शासकों में से कहा जाता है। लेकिन चंद्रगुप्त सेकंड जो है गद्दी बैठा, लेकिन इसके पहले इसके कुछ भाई थे, कुछ और शासक थे जो पहले राज कर रहे थे, लेकिन चंद्रगुप्त ने उनको निपटाया, उनकी हत्या की, जिसकी नाम था रामगुप्त। बताया था कि रामगुप्त की इसने हत्या की थी चंद्रगुप्त सेकंड ने, तब जाके यह गद्दी पर बैठा चंद्रगुप्त सेकंड। और यह कई सारे प्रमाणों में उपलब्ध है, पुराणों में उपलब्ध है। इसके साथ ही कुछ बौद्ध ग्रंथ हैं, उसमें भी रामगुप्त का जो है उल्लेख आता है। तो इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया कि रामगुप्त को चंद्रगुप्त सेकंड ने मारवा दिया था, उसके बाद जाके चंद्रगुप्त यहाँ पे बैठा है। तो देख सकते हैं किस तरीके से यह गद्दी प्राप्त करने के लिए भाई भाई का हत्या कर दे रहा है। अब इसी के समय जो है एक यात्री आया था जिसका नाम था फहयान, चीनी यात्री था, और हम मानते हैं कि चीनी यात्री से ही जानकारी हमें अन्य स्रोतों की जानकारी मिल जाती है, जो पूरी तरीके से जो धार्मिक नहीं है, ठीक है, मतलब कि सहिष्णु तरीके से वह गैर धार्मिक बोल सकते हो। यह साक्ष्य के रूप में उपलब्ध है, और ये जो साक्ष्य हैं बिल्कुल हमें सही जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तो चीनी यात्री फहयान आया था चंद्रगुप्त सेकंड के समय। ठीक है, इसके समय चंद्रगुप्त सेकंड के समय फहयान आया था, और जो चंद्रगुप्त सेकंड था और फहयान जो कि यहाँ पे आ करके कुछ समय तक यहाँ पे जीवन व्यतीत किया था। उसके बाद कई सारी किताबों को लिखा, और अन्य जो प्रतियां हैं उसको भी समेट करके या फिर अपने देश चीन चला गया। और बताया जाता है कि जो चंद्रगुप्त सेकंड था इसने शकों को हराया था, क्योंकि देखिए धीरे शक जो है अब धीरे पश्चिम की तरफ चले गए थे।
पश्चिम की तरफ चले गए थे, यानी अब काबुल कंधार की तरफ चले गए थे। और लेकिन चंद्रगुप्त वहाँ तक इनको खदेड़ के आया, और जब इसको विजय हो गई तो यहाँ पर चांदी के सिक्के इन्होंने जारी किए, चांदी के सिक्कों के चलवाया। इससे पता चलता है कि शकों पर इसका विजय के फलस्वरूप यह सिक्कों की मतलब कि निकाला गया है, सिक्कों को जारी किया गया है। और इस तरीके से अब पाटलिपुत्र हो गया, उज्जैन हो गया, ये सब यहाँ के इनके शिक्षा केंद्र थे, महत्वपूर्ण जो है और भी चीज़ों के लिए यह केंद्र बने हुए थे। या शिक्षा केंद्र में बोल सकते हैं कि पाटलिपुत्र और उज्जैन ये लोग महत्वपूर्ण थे। इसी के साथ साथ कई अनुसूचियों में जो है कई जगह बताया जाता है कि इसके दरबार में 9 विद्वान हुआ करते थे। कितने? तो 9 विद्वान हुआ करते थे किसके? चंद्रगुप्त सेकेंड के दरबार में। इसमें महाकवि कालिदास, जिस 9 विद्वान से इसे 9 रत्न भी ये लोग कहा जाता है, 9 रत्न भी कहा जाता है। इसमें एक महत्वपूर्ण जो कालिदास थे, कहा जाता है कि इन्हीं के दरबार में रहा करते थे। कालिदास जो है किसके दरबार में? तो इसे चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में माना जाता है कि रहा करते थे। और इसमें और भी थे, जैसे छपड़क धन्वंतरी, यह चिकित्सक थे और ज्योतिष भी थे। चिकित्सक और ज्योति कौन थे? तो यह धन्वंतरी और छपड़क। इसी के साथ साथ अमरकोश या अमर सिंह, ये अमर सिंह जो है यह कोषकार थे। कोष मतलब कि जो धन का मालिक होता है, धन का रखवाला होता है, उसे कोषकार कहा जाता है। इसमें यह था। इसी के साथ शंकु जो है वस्तुकार था, वास्तुकार, शंकु वास्तुकार था। छपड़क और धन्वंतरी ये लोग क्या थे? तो ज्योतिष विद्वान थे। अमर सिंह कोषकार और शंकु वास्तुकार था, जो घरों को निर्माण करने के लिए उसकी रूपरेखा तैयार करता है। बेताल भट्ट, घटकरपर, बरामिहिर, ये लोग खगोल वैज्ञानिक थे। और बरूची भी यहाँ पे विद्वान थे। कौन कौन? तो बेताल भट्ट, अब नाम सुने होंगे, घटकरपर और बरामिहिर का नाम तो सब लोग सुने ही हैं। तो ये लोग यहाँ पे खगोल वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते थे। और चंद्रगुप्त जो सेकंड था, इसका एक सचिव था, ठीक है, बोल सकते हैं इसका ही एक मंत्री हुआ करता था, जो कि वीरसेन था। और वह शैव था, यानी शिव को मानता। देखिए, ऐसा नहीं कह सकते कि अगर इनके दरबार में केवल हिंदू धर्म के ही लोग रह सकते हैं, अन्य धर्म को मानने वाले, अन्य विचारों को मानने वाले भी लोग हो सकते हैं। तो इनमें जो वास्तुकार था वीरसेन, उसने उदयगिरी की पहाड़ियों की गुफा में शिव पूजा करने के लिए इस पहाड़ी का मतलब गुफा का निर्माण करवाया था। उदयगिरी की पहाड़ियाँ में। उदयगिरी कहाँ पे है? उदयगिरी, तो साथियों उदयगिरी जो है उड़ीसा में है। उदयगिरी यानी उड़ीसा में इसने इस गुफा का निर्माण कराया था। और यह एक मतलब कि विद्वान भी था, जो व्याकरण, न्याय मीमांसा और जो है शब्द का इसे बहुत अच्छा ज्ञान था वीरसेन को। तो इस तरीके से चंद्रगुप्त सेकंड का हमने पूरा देखा, ठीक है। अब इसके बाद अगला जो है आता है, जिसका नाम है कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त सेकंड के बाद यह कुमारगुप्त गद्दी पर बैठता है। कुमारगुप्त गद्दी बैठता है, जो कि 415 में बैठा, 415 बैठा। और यह कितने बैठा? इसने बैठा था चंद्रगुप्त सेकंड, तो ये 300 कितने में साथियों? तो 380 में चंद्रगुप्त सेकंड बैठा था। और 380 के बाद यह 415 तक रहा, और कुमारगुप्त 415 में यह गद्दी बैठ गया, ठीक है। अब जो कुमारगुप्त था, इसे गोविंद गुप्त भी कहा जाता था। कुमारगुप्त को गोविंद गुप्त भी कहा जाता है। और बताया जाता कि इसने युद्ध कोई नहीं किया और नहीं अपनी सीमा को आगे बढ़ाया।
लेकिन सीमा को बढ़ाया नहीं तो घटाया भी नहीं। मतलब कि यह अपने साम्राज्य का जो जहाँ जितना साम्राज्य था उतना ही इसको स्थिर बनाए रखा, उसमें परिवर्तन नहीं होने दिया, अक्षुण्ण बनाए रखा अपने सीमा को। ठीक है, तो यह जो है कुमारगुप्त भी इस एक शासक ही था। ठीक है, और यह जो है अपने मंदसौर अभिलेख है, ठीक है, उसमें स्कंदगुप्त की भीतरी अभिलेख, ठीक है, इसने मंदसौर अभिलेख लिखवाया था। यह सब जानकारी मंदसौर अभिलेख से हमें पता चलती है। यह सब जानकारी कहाँ पे? तो मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख से हमें यह पता चलता है। साथ ही में स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, स्कंदगुप्त कुमारगुप्त का लड़का था। इसका एक भीतरी अभिलेख है, भीतरी में अभिलेख इसने लिखवाया है, बताया है। और ये गाजीपुर में ही है, हमारे होम सिटी में। गाजीपुर हमारा घर है और गाजीपुर के होम सिटी में इसने लिखवाया है स्कंदगुप्त ने कि जब यह हुणों को, जब यह जो है नहीं पुष्य भूति जो इसी कुमारगुप्त के समय ही आक्रमण किया था, विद्रोह कर दिया था, तो उसको दबाने के लिए स्कंदगुप्त गया था। लेकिन जब लौट के आया तो उस समय अपने पिता कुमारगुप्त को मृत पाया था। ठीक है, यह हमें जानकारी भीतरी अभिलेख से मिलती है। तो कितनी दुखद बात है कि यह सब कुछ सही था और यह गया था, लेकिन आया तो देखा कि हमारे पिता मृत हो गए। तो किस कारण हुए ऐसा हमें इसकी जानकारी नहीं मिलती है। और इसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। इसी कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी किसने? कुमारगुप्त ने। और जो कुमारगुप्त था ये एक तरीके से नालंदा विश्वविद्यालय की जो करके ये बहुत बढ़िया काम किया कि यहाँ पे बहुत सारी किताबों का धीरे धीरे हो गया। और यहाँ पे एक ऐसा केंद्र बना कि बहुत से लोग, केवल बौद्ध ही लोग नहीं, यहाँ पे हिंदू भी लोग थे, जैन धर्म के लोग भी थे। ये लोग जा करके यहाँ पे पढ़ाई करते थे, यहाँ पे टीचर हुआ करते थे, अलग अलग विषयों को पढ़ाते थे। भाई हर चीज़ तो बौद्ध लोग जानेंगे नहीं, तो अन्य लोगों को भी बुलाए पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए आते थे लोग। यहाँ तक कि विदेशों से लोग आते थे, म्यांमार से, जापान से, थाईलैंड से, चाइना से लोग, हजारों लोग पढ़ने के लिए यहाँ आते थे नालंदा विश्वविद्यालय में। और बहुत सारी किताबें भी यहाँ पे लिखी गई थी। और इतने अच्छे अच्छे विद्वान थे, प्रकांड पंडित थे, जो पढ़ के ज़्यादा था वह विदेशों में उसका नाम होता था कि वह जो है इस विद्यालय से, नालंदा विश्वविद्यालय से पढ़ के आया है, उसे बहुत जानकारी है, उसे ये है वो है, ऐसा वैसा है, बहुत जानी अनुसूचियाँ मिलती थी। तो इस नालंदा विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा नाम धीरे धीरे होने लगा। और इसी के समय तक्षशिला भी विश्वविद्यालय समकालीन में ही, वो पहले से ही था, सबसे पुराना तक्षशिला विद्यालय हुआ था, जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित यह विद्यालय हुआ करता था। और वहाँ पे चाणक्य वहाँ के टीचर हुआ करते थे। तो यह कुमारगुप्त था। अब कुमारगुप्त के बाद इसका बेटा जो है, जिसका नाम है स्कंदगुप्त, हमने स्कंदगुप्त पढ़ेंगे। अब स्कंदगुप्त कौन था? तो यह कुमारगुप्त का ही बेटा था। और स्कंदगुप्त भी ने ही पुष्य भूतियों को हराने के लिए गया था। और यही समय था कि इस समय कुमारगुप्त का मृत्यु हो गया था। और जब आया तो उन्हें मृत पाया था। यह जो है हमें भीतरी अभिलेख से प्राप्त होता है, पता चलता है। ठीक है, ऐसे ही अब स्कंदगुप्त, ठीक है, स्कंदगुप्त जो था ये भी महान शासक था। और ये जूनागढ़, कहाँ पे? जूनागढ़ गुजरात, जूनागढ़ गुजरात में इसने हुणों को हराया था। हुण यहाँ पे हुआ करते थे और हुणों को इसने स्कंदगुप्त ने हराया था। तो स्कंदगुप्त ने पुष्य भूतियों को भी हराया था, हुणों को भी हराया था। तो स्कंदगुप्त एक
महान शासक के रूप में इसे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और इसी जूनागढ़ में ही जो सुदर्शन झील है, इसी गुजरात में ही तो सुदर्शन झील है, सुदर्शन झील, इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, सुदर्शन झील का निर्माण। और इस स्कंदगुप्त ने यहाँ पे यहाँ पे एक अभिलेख भी है, और इस अभिलेख पर अपना नाम उत्कीर्ण कराया है। और बताया जाता है कि जो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण, उसको साफ सफाई, उसका सुंदरीकरण जो है किसने किया, तो स्कंदगुप्त ने कर दिया था इसको। और यह 455 में यह बैठा था, 455 ईस्वी में यह बैठा था। और यह कुमारगुप्त कब आया था, तो यह 415 में वह बैठा था। ठीक है। और ये जो सुदर्शन झील है यह गिरनार पर्वत पर है। गिरनार पर्वत कहाँ पे है, तो यह जूनागढ़ या गुजरात में है। गिरनार पर्वत, गिरनार पर्वत पर यह स्थित है। और इसके साथ साथ ये बताया जाता है कि इसका जो है हुणों पर आक्रमण इसी समय शुरू हुआ था और इसने उनको हराया भी था। और ये जानकारी हमें सुदर्शन झील जो जूनागढ़ अभिलेख है यहाँ से भी इसकी जानकारी पता चलती है। और इसका जो है, इसके बाद जो है इसका जो शासक था अगला, पुरुगुप्त और बुद्धगुप्त, दो शासक बने। इसके अन्य शासक में पुरुगुप्त, इसके अन्य शासकों में पुरुगुप्त और बुद्धगुप्त। पुरुगुप्त बुद्धगुप्त बने। यह कोई खास ही इन्होंने कोई काम नहीं किया। और जो बुद्धगुप्त थे यह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, या बौद्धों के मानते थे। और पुरुगुप्त भी वही लगभग था। अब जो है इन्होंने शासक बने, लेकिन दो भागों में टूट गया। लेकिन फिर जाके आगे जब नरसिंह बालादित्य बना राजा, यह भी गुप्त साम्राज्य का ही था। और नरसिंह बालादित्य जब राजा बना तो इसने फिर हुणों को हराया था। इसने जो है फिर हुणों को हराया। और हुण जो कहाँ के थे, तो यह मिहिर कुल से संबंधित थे। हुण जो है इनका मिहिर कुल था, इनका कुल था मिहिर। इससे हम आगे देखेंगे। इस हुणों को हराया। और इसी के समय भानुगुप्त का एरण अभिलेख लिखा गया। भानुगुप्त का एरण अभिलेख जो है नरसिंह बालादित्य के समय लिखा गया। और भानुगुप्त का एक एरण अभिलेख लिखा गया। और इसमें सती प्रथा का जो उल्लेख है, सबसे पहला उल्लेख यहीं पे देखने को मिलता है, सती प्रथा का उल्लेख। और बताया जाता है कि जो सती हुई थी महिला, वह एक भानुगुप्त के ही राज्यपाल था या उसका मंत्री सेनापति था, उसकी यह पत्नी थी। और वह रामचंद्र या कुछ ऐसा ही था, राम गोपाल नाम था शायद। तो वह जब हुणों के आक्रमण के कारण वह मारा गया, तो उसकी पत्नी जो है उसके साथ ही सती होने का फैसला किया, जो कि एरण अभिलेख में बताया गया है। और इसकी जो यहाँ पे खूब चर्चा की गई है, बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है इसमें कि किस तरीके से यह सती प्रथा को अंजाम दिया जाता था। ठीक है। इसके बाद जो है, ठीक है ना, तो यहाँ पे सती प्रथा का हम देखते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से अब धीरे धीरे लास्ट हो गया। और अंतिम इसका राजा जो था उसका नाम था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो था यह सबसे अंतिम राजा यहाँ पे था। किसका, तो गुप्तों का। गुप्त साम्राज्य में सबसे अंतिम राजा था विष्णुगुप्त। अब देखते हैं कि हुणों का आक्रमण, हुण क्या थे। ठीक है, हुण कहाँ के रहने वाले थे और हुण जो क्या थे। ठीक है। तो हुण जो थे, यह हुण शासक करारे थे, लेकिन इनका जो है संस्थापक जो था उसका नाम था तिगिन। तिगिन एक शासक था और यह संस्थापक था।
लेकिन अभी भारत में प्रवेश नहीं किया था। अभी ये काबुल कंधार में ही था। काबुल कंधार इसका जो है मतलब कि मेन स्थान हुआ करता था। यहीं से यह शुरुआत किया, काबुल कंधार से हूण। ठीक है, और यह मिहिर कुल के बताए जाते हैं लोग कि ये जो हूण थे मिहिर कुल के थे। यह मिहिर कुल के थे और ये जैन धर्म को मानते थे। ये लोग जैनी थे, जैन धर्म के उपासक हुआ करते थे। और सबसे पहले जब भारत पर आक्रमण किया तो यह तोरमड़ पर आक्रमण किया। भारत को उसके अच्छा, इसका एक राजा था, इसका नाम था तोरमड़। इसने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया और भारत में घुसने का प्रयास किया। और जब भारत में घुसा तो यह शैव धर्म का अनुयायी हो गया। तोरमड़ शैव धर्म का अनुयायी बन गया और इसने अपनी राजधानी शाकाल को बनाया। और शाकाल में तो सियालकोट। ठीक है, सियालकोट कहाँ पे है? पंजाब में है। तो सियालकोट को अपना राजधानी बनाया हूण जो है। अब इन हूणों को फिर वापस करने के लिए स्कंदगुप्त जो है बहुत भीषण लड़ाई लड़ा था। और स्कंदगुप्त जो है यहाँ पे हूणों के साथ और पुष्यमित्र वंश के साथ भी इन्होंने लड़ाई किया था और भयंकर युद्ध में इन सबों को हराया भी था। और इस तरह से इनको फिर वापस ढकेल दिया था कौन? स्कंदगुप्त। ठीक है, तो यह जो है धीरे धीरे ऐसे हुआ। और इनका जो इनका ये सब जानकारी जो है कहाँ से मिलता है? तो ये ग्वालियर अभिलेख से मिलता है। ये सब जानकारी हमें हूणों का आक्रमण ग्वालियर अभिलेख से मिलता है कि ये लोग कहाँ के थे, कहाँ से आए और सबसे पहले कहाँ पे इन्होंने आक्रमण किया, तोरमड़ कौन था और तिगिन कौन था। तो ये हूण आक्रमण हुआ करते थे, आक्रमणकारी। और इन्होंने सबसे पहले तोरमड़ के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया और ये जो है पूरा पंजाब जीत लिया और यहाँ तक कि आगे बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन इसे स्कंदगुप्त ने वापस ढकेल दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने ये सब देखा। इसके बाद जो है अगला है वाकाटक वंश। इसी में जो है वाकाटक वंश था। और इसके बाद जो है हम लोग अब पुष्यभूति वंश भी इसी समय था, जिसको हमने देखा पुष्यभूति वंश को इन्होंने हराया था। ठीक है, इसको देख करके फिर इसका जो है इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके साम्राज्य के बारे में। साम्राज्य कैसा था, यहाँ पे राजतंत्र राजा कैसा था, यहाँ पे न्याय की व्यवस्था कैसी थी, इसको देख करके फिर ये हम इस वीडियो को अंत कर देंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों की तरफ। दक्षिण भारत में कौन कौन राजवंश हुआ करते थे और इनकी स्थिति क्या थी, कैसे थी। उसके बाद सीधे अब हम लोग पहुँचेंगे अपने मेन आगे, यानी या तो हम अच्छा रुक जाते हैं या तो इसके पहले चलिए देखते हैं जो होगा हम पढ़ाएंगे। हर्षवर्धन का अभी नहीं शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये हर्षवर्धन भी इसी गुप्तों के बाद भी हर्षवर्धन काल का धीरे धीरे शुरुआत होने लगा था और वो जाके आगे कुछ ही सालों में हर्षवर्धन अपने राज्य को स्थापना कर दिया था। ठीक है, तो अब देखते हैं वाकाटक वंश। वाकाटक वंश इन्हीं से संबंधित था। वाकाटक जो है किससे संबंधित था? तो इन्हीं गुप्तों से संबंधित था। और एक समय ऐसा आया था कि गुप्त जो थे यह भी वाकाटक के ही मेन शासक हो गए थे, इन्हीं के हिसाब से चल रहा था। देख लेते हैं वाकाटक वंश। वाकाटक वंश, ठीक है, इसे राजवंश भी हम कह सकते हैं। अब इसकी स्थापना जो है 255 में हुई। ठीक है, 255 में। और इन गुप्तों की कब हुई थी? 240 में। 240 में हुई थी, लेकिन इनका कोई विशेष महत्व था नहीं। कौशाम्बी में ही केवल था, थोड़े से एरिया में। और धीरे धीरे बाद में चंद्रगुप्त फर्स्ट आया और चंद्रगुप्त सेकेंड, चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त के समय जो है इसका अच्छा खासा विस्तार देखने को मिला। और इसकी स्थापना एक व्यक्ति था बिंदशक्ति। बिंदशक्ति जो था उसने इसकी स्थापना की थी। यह संस्थापक इसे माना जाता है। और यह माना जाता है कि यह सातवाहनों का जो बरार वाला क्षेत्र था, विदर्भ वाला, वहाँ से ये लोग अपना साम्राज्य जो है यहाँ पे साम्राज्य को स्थापना किए थे। कहाँ पे? बरार वाले क्षेत्र में। बरार कहाँ है? तो बरार विदर्भ। विदर्भ कहाँ है? तो विदर्भ जो है महाराष्ट्र का ही एक क्षेत्र है विदर्भ। और विदर्भ में ही
कहा था कि अब जब महाराष्ट्र में अगर विद्रोह होगा तो विदर्भ ही अपना अलग बनाएगा क्षेत्र, ठीक है। विदर्भ क्षेत्र अपना अलग राज्य बनाने की मांग करा है कि हमको विदर्भ नाम से अलग राज्य बना दिया जाए। तो विदर्भ जो है इसके देखिए महाराष्ट्र जो है उसके पूर्वी क्षेत्र जो है उसको विदर्भ कहा जाता है। उसका जो पूर्वी क्षेत्र है उसको हम लोग विदर्भ कहते हैं। तो यह बरार क्षेत्र इसे कहा जाता था और यहीं पे वाकाटक वंश की उत्पत्ति होती है। और यह विंध्य जो सातवाहन थे उनके ही शासनकाल में यह भी अपने आप को इससे सीखा था, राज्य करना, शासन करना इन्होंने सीखा था। अब जो है विंध्य शक्ति का एक पुत्र था जिसका नाम था प्रवरसेन। इस विंध्य शक्ति का नाम था, उसका नाम था प्रवरसेन, ठीक है। क्या नाम था? प्रवरसेन। और प्रवरसेन इसे प्रथम के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसके आगे भी अन्य कई प्रवरसेन हुए जो कि 227 में गद्दी बैठ गए। 227 में 275 में यह गद्दी पर बैठा, 275 AD में, ठीक है। यह गद्दी पर बैठा और प्रवरसेन नाम से अपना जो है संस्थापना यानी अपने राज्य को शुरू कर दिया। और यह 335 तक रहा, 335 तक देख सकते हैं कि अच्छा खासा इसका राज्य रहा। 35 से 25 60 साल तक यह प्रवरसेन प्रथम 60 सालों तक अपना शासन चलाया। यह विंध्य शक्ति का पुत्र ही था और यह अकेला ही ऐसा शासक था जो कि सम्राट की उपाधि धारण किया था। किसने? इसने सम्राट अपने आप को कहा था। तो सम्राट किसने कहा था और शासक में था? तो सम्राट जो है अपने आप को अशोक ने कहा था, सम्राट अशोक। इसके बाद अन्य कुछ शासक थे जो कुषाणों से संबंधित थे, उसने अपने आप को सम्राट घोषित किया था। लेकिन इस वाकाटक में प्रवरसेन ने अपने आप को सम्राट घोषित किया था, अपने आप को सम्राट राजा कहता था। और पुराणों से भी पता चलता है कि यह जो है कई अश्वमेध भी यह किए थे क्योंकि धीरे यह अश्वमेध, देखिए अश्वमेध अब यह मत समझिएगा कि यह किसी धर्म विशेष से संबंधित है या हिंदू धर्म के ही लोग अश्वमेध कराएंगे या अन्य धर्म जो मानते थे वो भी अश्वमेध यह कराते थे। अब यह संस्कृति बन गई थी। देखिए एक धर्म चीज़ अलग होता है और एक संस्कृति अलग होती है। जब कोई धर्म संस्कृति का रूप ले लेती है तो वह अब धर्म को नहीं देखती है, उसको सब लोग मानने लगते हैं। अब इसे सब लोग अपने साम्राज्य को विस्तार को करने के लिए इस प्रक्रिया को अपनाते थे। इस प्रक्रिया अपना करके राज्य का विस्तार का व्यवस्था, अपने साम्राज्य को विस्तार करने का तरीका इस तरीके से ढूंढ लिए थे, ठीक है। जैसे हम लोग आज मैगी जो होता है, अब कहीं भी जाते हैं तो हम कहते हैं कि मैगी दे दो, लेकिन मैगी एक ब्रांड हुआ करता था। आपको मैगी नहीं देगा, मैगी की जगह पे कोई अन्य दे देगा, ठीक है। इसमें अन्य भी नूडल्स आते हैं वो दे देगा, लेकिन आप तो मैगी मांगे थे लेकिन मैगी दिया नहीं क्योंकि जो ब्रांड था मैगी, अब वो मैगी क्या हो गया, एक ब्रांड से अब पूरा जितने भी उस तरह के प्रोडक्ट हैं सबको मैगी ही नाम दे दिया गया, सबको मैगी ही कहा जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी था, ऐसे भी जहाँ हो गया था। पहले मैगी एक ब्रांड था और अश्वमेध यज्ञ भी एक ब्रांड था जो हिंदू धर्म का था। लेकिन अब धीरे क्या हो गया, यह जितने भी साम्राज्य थे वो अपने साम्राज्य का विस्तार जब करते थे तो पूरी तरीके से अब उसको क्या करते थे कि यह अश्वमेध तरीके से सब लोग मानते थे उसको। तो यह हम इसे ले सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब जो है धीरे धीरे अब जो प्रवरसेन था अब लास्ट इसका हुआ और इसके बाद इसके दो शाखा बढ़ गए, इसमें दो शाखा बढ़ गए। यह दो अलग अलग भागों में बढ़ गया प्रवरसेन के पश्चात वाकाटक साम्राज्य। तो इसमें दो शाखाओं में से पहला शाखा था प्रधान शाखा जिसे कहते थे और अगला शाखा था वसी या बरस गुल्म शाखा, वसी या शाखा इसे कहा जाता था। और दोनों शाखा जो है इसके पश्चात समांतर रूप से चलती रही, दोनों शाखाएं इसके पश्चात समांतर रूप से चलती रहीं। इसमें प्रधान शाखा में महत्वपूर्ण राजा रुद्रसेन प्रथम हुआ, ठीक है। इसमें मेन शाखा क्या हुआ, इसका नाम था रुद्रसेन प्रथम। अब जो वाकाटक वंश था दो भागों में बताया हमने कि यह बट गया और यह 330 ईस्वी में दो भागों में बटा। तो हमने इस वाकावंश में पढ़ा कि 255 में वाकावंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने की
और ये बरार आज का जो विदर्भ वाला महाराष्ट्र में जो क्षेत्र है वहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी। फिर इसका पुत्र प्रवरसेन हुआ जो 275 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 335 ईस्वी तक रहा, यानी 60 सालों तक सम्राट बना रहा। ठीक है। और ये जो है कई तरह से इसे जाना जाता था। इसके बाद ये जो वाकाटक वंश दो भागों में बट गया 330 ईस्वी में। तो आइए देखते हैं इसकी पहली शाखा जो थी उसका नाम था प्रधान शाखा। पहली नाम था उसका प्रधान शाखा। तो यह है प्रधान शाखा और एक वसीम शाखा। वसीम शाखा के बारे में हम इसके बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले प्रधान शाखा देख लेते हैं। तो प्रधान शाखा का जो स्थापना किया था वह रुद्रसेन ने किया था। इसकी जो है स्थापना रुद्रसेन के समय हुई। और कब? तो 335 में इसकी स्थापना हो गई, क्योंकि इसकी बंटवारा जो है 330 में ही हो गया था। क्योंकि 330 में इसका जो छोटा भाई था प्रवरसेन का, उसने जो अपना क्षेत्र है उसने उस क्षेत्र में अपने आप को राजा घोषित कर लिया था, स्वतंत्र घोषित कर लिया 330 में। उसके बाद देखा कि ये जो है अलग हो गया, तो रुद्रसेन ने अपने आप को फिर अपना राज्य घोषित किया 335 ईस्वी में। और उसके बाद इसमें अन्य चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब इसके बाद जो है इसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था रुद्रसेन। ठीक है, इसका नाम था रुद्रसेन, यह प्रथम था। इसका अगला है रुद्रसेन द्वितीय। तो रुद्रसेन द्वितीय भी इसका एक वंश का राजा था। और इसका जो शादी है, विवाह गुप्त साम्राज्य की एक लड़की के साथ हुआ, गुप्त साम्राज्य में हुआ। और चंद्रगुप्त सेकंड ने ही अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह रुद्रसेन सेकंड से कर दिया। रुद्रसेन सेकंड के साथ कर दिया। इस जो है चंद्रगुप्त सेकंड, देखिए ये भी रुद्रसेन सेकंड है, और यहाँ पे चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी थी प्रभावती गुप्ता। और इसकी शादी जो है इस रुद्रसेन से कर दी गई। ठीक है। और इसके बाद जो है ये जो रुद्रसेन था, इसकी 30 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो जाती है। 30 वर्ष की अवस्था में ही इसकी रुद्रसेन की जब मृत्यु हो गई, तो अब पूरी तरह से प्रभावती गुप्ता के हाथ में शासन आ गया। अब इसका शासन प्रभावती गुप्ता के हाथों में आ गया। बता दें कि ये जो प्रभावती गुप्ता का जो क्षेत्र था इस समय, यह गुप्तों और शकों के बीच में था। गुप्तों व शक, जो शक शासक थे, उनके बीच में यह हुआ करता था। इनका जो एरिया था वाकाटक वंश का। ठीक है। और इसने राज्यों पर संबंध स्थापित करने के लिए, राज्यों को जीतने के लिए ही यह शादी कराई थी। किसने? चंद्रगुप्त सेकंड ने अपने बेटे की शादी। क्योंकि यह अब जो है शकों को खोड़ना चाहता था, शकों को हराना चाहता था। इसलिए अपने में मिलाने के लिए रुद्रसेन ने वाकाटक वंश को अपने में मिलाने के लिए ऐसा काम किया, ताकि हम इसके आगे बढ़ें। और जब हम इसमें से होकर आगे बढ़ें, इसके देश में से होकर जाएँ, तो यह हमें मना न करे, यह हमें विरोध न करे, बल्कि हमारा सहयोग करके हमारे सैनिकों का साथ दे और साथ में हम शकों को पराजित कर सके। तो यह मेन इसका उद्देश्य था। लेकिन रुद्रसेन द्वितीय की कुछ ही समय बाद 30 साल की उम्र में मृत्यु जाती है। अब उसके बाद उसके 2 लड़के थे, दिवाकर सेन और दामोदर सेन। इसके 2 बच्चे थे इस प्रभावती गुप्ता के और रुद्रसेन के। कौन कौन थे? तो 2 थे। इनका नाम था दिवाकर सेन और दूसरे का नाम है दामोदर सेन। दिवाकर और दामोदर दास मोदी भी हैं। तो दिवाकर सेन और दामोदर सेन ये दोनों क्या थे? तो इसके यहाँ पे शासक
हुए, क्योंकि प्रभावती गुप्ता जब इनकी मृत्यु हो गई तो ये यहाँ के शासक बन गए। ठीक है, तो थोड़े समय के लिए यह रुक गया होगा, लेकिन आप इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद जो है, अब ये अवयस्क थे, तो प्रभावती गुप्ता ने ही इस पर शासन अपना संभाला और शासन को आगे तक बढ़ाया रहा। लेकिन इस समय देखिए कि गुप्तों का बहुत अच्छा स्वर्ण काल रहा है। इसे कहता है कि वाकाटक वंश में गुप्तों का इस समय सबसे बढ़िया काल रहा, स्वर्ण काल रहा। जो भी गुप्त कद थे वही इस राज्य में होता था, शासन के लिए या किसी से युद्ध के लिए या किसी भी काम के लिए, यही गुप्त जो जाते थे वह होता था यहाँ पे। अब जो है इसके बाद धीरे धीरे इसका जो छोटा पुत्र था वह प्रवरसेन द्वितीय के नाम से जो दामोदर था, यह प्रवरसेन द्वितीय। तो प्रवरसेन द्वितीय क्या था, पहला ही शासक था। विंध्य शक्ति के बाद इसका नाम था। अब जो पहला दूसरा हुआ इसका नाम था प्रवरसेन सेकेंड। प्रवरसेन सेकेंड यह जो है शासक बना। और अब इसके बाद जो है वाकाटक वंश का शासक तब चलने लगा अपने तरीके से। अब इसके बाद इसका अगला हुआ पृथ्वीसेन द्वितीय, जो इस प्रधान शाखा का अंतिम शाखा था। इसके बाद जो है इसका वसीम शाखा के हरिसेन के हाथों में चला गया। ठीक है, तो यह वसीम शाखा में फिर मिल गया, मतलब जो प्रधान शाखा था वही खुद वसीम में मिल गया, क्योंकि वसीम जो है मजबूत और ज़्यादा सही था, उसका ज़्यादा शक्ति भी पावरफुल था, इसलिए वहाँ पे जाके इसका मिलना उचित हुआ। तो हमने देखा इस वंश में कि पहले जो है वाकाटक वंश था, वाकाटक वंश था, और वाकाटक वंश में इसे विंध्य शक्ति ने इसकी स्थापना की थी। और कब, तो ये 255 में। इसके बाद इसका प्रवरसेन आया। प्रवरसेन जो है एक लड़का था, इसका ही था, और पहला प्रवरसेन फर्स्ट नाम जाना जाता है, और ये जो है राजा बना। और इसके बाद जो है इसके बाद यह दो भागों में बट गया। पहला तो था इसका नाम प्रधान शाखा था, और दूसरा था वसीम शाखा। दूसरा है वसीम शाखा। वसीम भी इसी का क्षेत्र हुआ करता था। प्रधान शाखा जब हुआ तो इसमें एक रुद्रसेन नाम का राजा हुआ, रुद्रसेन नाम का, जिसे रुद्रसेन द्वितीय भी कहा जाता है। तो रुद्रसेन द्वितीय जो है प्रभावती गुप्ता के साथ इसकी विवाह हो गया था। रुद्रसेन जो था इसकी विवाह किसके साथ हुआ, तो यह प्रभावती गुप्ता के साथ शादी हो गया। और यह जो है इस समय गुप्तों का यह स्वर्ण काल कहता था। और प्रभावती गुप्ता कौन थी, तो यह चंद्रगुप्त सेकेंड की यह लड़की थी, इसके साथ हुआ। उसके बाद अगला जो है शासक हुआ, इनके दो बच्चे हुए प्रभावती गुप्ता के, एक दिवाकर सेन और दामोदर सेन। यह हो गया दिवाकर, अगला हो गया दामोदर सेन। और दामोदर सेन ही प्रवरसेन सेकेंड के नाम से यह गद्दी बैठा। अब इसके बाद जो है अगला शासक एक हुआ जिसका नाम था पृथ्वीसेन, और वह अंतिम शासक था। इसके बाद वह जाकर वसीम शाखा में अपने आप को मिला लिया। तो अब देख लेते हैं थोड़ा सा है वसीम शाखा। वसीम शाखा क्या थी, और इसका जो है कहाँ तक था, इसका जो है एरिया कहाँ तक था। तो यह जो है अपनी स्थापना 330 ईस्वी में कर ली थी। और यह जो प्रवरसेन था फर्स्ट, उसी का पुत्र था सर्वसेन। इसका पुत्र था सर्वसेन ने किया था। सर्वसेन ने इसकी स्थापना की थी। और यह जो है द्वितीय, ठीक है। और उसके बाद एक हरिसेन थी, उसने किया था, ठीक है। तो जो सर्वसेन था वह जो है वसगुल्म एक स्थान है, ठीक है, महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। उस समय वसगुल्म नाम था, लेकिन आज के समय में उसका नाम वसीम है। वसीम आज के समय में नाम है, इसलिए वसीम कहा जाता है, वसगुल्म नहीं लिया जाता है। अब वसीम इस समय नाम है, और ये महाराष्ट्र में ही है। ये लोग महाराष्ट्र में ही, इन लोग का साम्राज्य था, विदर्भ में हुआ करता था शुरुआत में, धीरे धीरे कुछ बढ़ाए भी। तो इनका जो है वसीम जो था यह अलग अलग हो गए, और वसीम की अलग शाखा जाके बन गई, ठीक है। अब वसीम शाखा में सर्वसेन जो था इसका मुख्य जो इसकी स्थापना किया था सर्वसेन ही था। सर्वसेन के बाद
और भी कई राजा यहाँ पे आए, ठीक है। जैसे में बिंद शक्ति द्वितीय हो गया, प्रवरसेन द्वितीय हो गया, ठीक है। प्रवरसेन द्वितीय और हर्षेण के समय ही दोनों क्या हो गए, एक हो गए, ठीक है। प्रवरसेन द्वितीय और हर्षेण के समय सब एक हो गए। और अब जो है वाकाटक वंश का पश्चिम शाखा ही अब मुख्य हो गया, ठीक है। तो प्रवरसेन द्वितीय जो है इस समय थोड़ा सा शासन यह भी किया था यहाँ पे। जो प्रवरसेन द्वितीय था उसी का नाम, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था, जो छोटा पुत्र था दामोदर सेन, वही था, ठीक है। अब हरिसेन हुआ, तो जो हरिसेन था वह सर्वाधिक शक्तिशाली के रूप में इसे जाना जाता है। हरिसेन को, दो हरिसेन था, यह शक्तिशाली था, सबसे अधिक शक्तिशाली इसमें इसी को माना जाता है, यह सबसे अधिक शक्तिशाली था। और इसने ही अपने साम्राज्य को बढ़ाने का प्रयास किया और ये लगभग अंतिम ही शासक यही रहा, इसके बाद कोई शासक नहीं बना इस हरिसेन के बाद। और हरिसेन के समय ही जो है इस जो मुख्य शाखा था वाकाटक वंश का, वह जाके प्रधान शाखा का जाके उसे मिल गया था, किसके, हरिसेन के समय ही। तो हम देख सकते हैं ये चीज़ें थी। तो इसमें थोड़ी सी और जो जानकारी है वह भी देख लेते हैं। तो इसमें कुछ सेतुबंध की रचना हुई थी, ठीक है ना, वो मराठी भाषा में लिखी गई थी और वह प्रवरसेन द्वितीय ने लिखा था, ठीक है। और हरिविजय नामक एक ग्रंथ है जिसको सर्वसेन ने लिखा था। तो प्रवरसेन द्वितीय कौन था, तो यह दिवाकर सेन था, दामोदर सेन था, उसने लिखा था सेतुबंध, ठीक है। और हरिविजय नाम का सर्वसेन ने लिखा था, हरिविजय को सर्वसेन ने लिखा था। सर्वसेन जो है पश्चिम शाखा का क्या था, तो संस्थापक हुआ करता था। 330 ईस्वी में यह था। तो कुछ लोग को मानना है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कालिदास थे, कुछ समय प्रवरसेन द्वितीय के राज्यसभा में निवास किया था, वहाँ से वह इन्हें ले गया था चंद्रगुप्त द्वितीय अपने राज्य के यहाँ राज्य में। तो इन्होंने, कालिदास ने अनेक चीज़ें लिखी थी जो आप जानते ही हैं, मेघदूत तो लिखी थी, तो यह आप जानते ही हैं। और अब बता दें कि जो वाकाटक थे यह ब्राह्मण धर्म से थे और ये जो है विष्णु शिव और अनन्य के उपासक हुआ करते थे ये लोग, जितने भी वाकाटक नरेश थे। और इसमें जो है ये लोग मंदिरों का भी निर्माण कराए थे। और अजंता का जो 16वां और 17वां गुहा विहार है उसका निर्माण वाकाटक वंश के समय हुआ था, यानी कि 16वां 17वां और 19वां, ठीक है। 16वां 17वां और 19वां अजंता में, किसमें, हाँ, तो 16 17 और 19 अजंता में जो गुहा बनाए गए थे, तो उसमें 16 17 और 19 वाले यह किसमें, तो वाकाटक वंश के ही समय में इसका निर्माण किया गया था। तो हमने देखा यह है वाकाटक वंश, ठीक है। हमने वाकाटक वंश को पूरे तरीके से समझ लिया है। और इसके बाद जो है हम देखेंगे कि पुष्यभूति वंश भी देख लेते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण वंश है, पुष्यभूति वंश। अब हमने पढ़ा कि गुप्तों काल में जो है स्कंदगुप्त ने ही पुष्यभूति और हुणों के साथ आक्रमण किया था। और जब पुष्यभूति वंश को हरा करके वापस आया जब स्कंदगुप्त, तो देखा कि उसका पिता कुमार गुप्त जो 415 ईस्वी में बैठा था, वो क्या हो गया, मृत हो गया था। तो इसे देखकर उसे दुखी हुआ कि हमने मेहनत किया लेकिन हमारे पिता इसको देख नहीं पाए, इनकी मृत्यु हो गई। तो यह पुष्यभूति वंश था, यह बिल्कुल ही गुप्त काल के समकालीन ही था। कौन, तो पुष्यभूति वंश, इसे वर्धन वंश भी कहा जाता है। पुष्यभूति वंश, ठीक है, यह पुष्यभूति वंश है, इन्हें वर्धन वंश हम लोग भी कहते हैं, वर्धन वंश, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके बारे में हम देखते हैं कि गुप्त वंश का जब पतन हुआ तो ये नए राजवंश के रूप में इनका उद्भव हो गया। यह गुप्तों के साथ साथ ये भी रहे, गुप्त के साथ ये भी अपने साम्राज्य में रहे, लेकिन जैसे गुप्त का धीरे धीरे समाप्ति की तरफ बढ़ा तो यह गुप्तों के ऊपर आके बढ़ गए, यानी गुप्त शासन को क्या कर दिए, खत्म कर दिए। अब इसके बाद यह अपना प्रमुख शासक के रूप में इन क्षेत्रों में इनका उद्भव हुआ। और इन्होंने भी विशाल साम्राज्य स्थापना की, पुष्यभूतियों ने भी विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, क्योंकि जो गुप्तों का इतना बड़ा क्षेत्र था वह इनके हाथों में आ गया, ठीक है।
तो इसमें देख लेते हैं और क्या था, कैसे इनकी स्थापना हुई। तो इसकी स्थापना जो है पुष्यभूति ने किया था। इसका संस्थापक था पुष्यभूति। पुष्यभूति वंश है तो संस्थापक पुष्यभूति ही होना चाहिए। संस्थापक पुष्यभूति था। संस्थापक पुष्यभूति ही हुआ करता था इस वंश में, ठीक है। और इसकी राजधानी थानेश्वर थी। थानेश्वर इसकी राजधानी, इसकी जो है राजधानी थी कहाँ पे, थानेश्वर। तो बता दें कि जो पुष्यभूति था यह बहुत ही महत्वपूर्ण था एकदम। और इसके समय के पहले ये लोग पुष्यभूति वंश के लोग रहा करते थे जब गुप्त साम्राज्य थे। और यह हमको लगता है कि सातवाहन थे, इन्हीं के पास में इनका भी जो सीखने का समय था यहीं से हुआ है। सातवाहनों से ही उन्होंने अपनी जो कला है और ये लोग सातवाहनों के यहाँ कुछ मंत्री या सेनापति के रूप में कार्य करे रहे होंगे। इससे इन्होंने वहाँ से ये सब अपने राज्य चलाने के लिए जो जानकारी है प्राप्त की होगी। तो इनकी राजधानी पुष्यभूतियों की थानेश्वर हुआ करती थी, ठीक है। इसकी राजधानी थानेश्वर हुआ करती थी। और थानेश्वर कहाँ पे है, आज के कुरुक्षेत्र जिले में है। आज का कुरुक्षेत्र जो जिला है कुरुक्षेत्र, वहाँ पे यह आज का है, कुरुक्षेत्र में ही यह थानेश्वर जिला है। और थानेश्वर आज लोग पढ़ते हैं और आप लोग परीक्षा देने जाते होंगे हरियाणा में, तो वहाँ पे थानेश्वर देखते हैं। तो वह कुरुक्षेत्र वाला ही एरिया में वहाँ पे यह होता था। अब देख लीजिए इसके बाद जो है इसमें एक शासक हुए, ठीक है, जिनका नाम था प्रभाकर वर्धन। इनमें एक शासक हुए, इनका नाम था प्रभाकर वर्धन। और इसी पुष्यभूति वंश के यह शासन एक राजकुमार हुआ करते थे। और इसके समय ही इस वंश जो है यह वंश पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया। अब किसी भी देश के ऊपर इसका कोई अधिकार, किसी भी देश का इसके ऊपर कोई भी अधिकार नहीं था। अब जितना इसका क्षेत्र था पूरे तरीके से अपने तरीके से इसका उपयोग यह कर सकता था। और यहाँ पे हमने देखा कि जब प्रभाकर वर्धन स्वतंत्र देश स्थापित किया तो यह लगभग 500 ईस्वी रहा होगा, ठीक है। 500 ईस्वी के आसपास यह क्षेत्र इस समय रहा होगा प्रभाकर वर्धन। क्योंकि अगर हम स्कंदगुप्त की बात देखते हैं, स्कंदगुप्त जो है यह कब शासन में था, तो यह 455 के आसपास था। यह 455 के आसपास स्कंदगुप्त था। और स्कंदगुप्त ने ही इन पुष्यभूति और हुणों को हराया था। तो इस समय यह पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं था। और अभी जो है इस गुप्त काल से इसका संबंध था, इससे कुछ जुड़ा हुआ था। लेकिन आते आते कब, तो प्रभाकर वर्धन के समय यह पूरी तरीके से स्वतंत्र यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है जब प्रभाकर वर्धन अपने शासन में आए तो इन्होंने कई सारी उपाधियाँ भी इन्होंने लिया, ठीक है। इसे परम भट्टारक, महाराजाधिराज, ठीक है, ये सब उपाधि इन्होंने ले ली। और ये प्रभावशाली शासक के रूप में जाने गए। तो इसने अपना जो क्षेत्र था उसे स्थिर रखा। इसके बाद इसके 2 पुत्र हुए, और पत्नी जो है यशोमती थी। पत्नी जो है यशोमती और इसके 2 पुत्र हुए। पहला था राज्यवर्धन और दूसरा हुआ हर्षवर्धन। और इनकी एक कन्या भी थी जिसका नाम था राज्यश्री इसकी कन्या थी। तो अब जो है ये लोग राजा हुआ करते थे। तो अपनी एक कन्या का विवाह किससे करा दी, तो ग्रहवर्मा से करा दी। कन्नौज का राजा था मौखरी। कन्नौज का राजा था, उसका नाम था मौखरी। उससे इसकी शादी करा दी, मौखरी से। कन्नौज का राजा मौखरी, ये छोटे छोटे राजा थे और इनसे यह अपनी बिटिया की शादी ये करा दिए। लेकिन दिक्कत क्या हुआ कि एक मालवा का शासक था देवगुप्त। मालवा जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर में पड़ता है मालवा। और यहाँ का जो शासक था उसका नाम था देवगुप्त। देवगुप्त जो है इसकी हत्या कर दी, किसकी, तो कन्नौज के राजा मौखरी की। कन्नौज के राजा
मौखरी की हत्या कर दी। ठीक है, और इनका नाम था ग्रहवर्मा। जो ये थे, ये ग्रहवर्मा थे और इनकी हत्या यहाँ पे कर दी गई। जब इनकी हत्या कर दी गई मौखरी राजा ग्रहवर्मा की, तो अब जो है, अब इनकी पत्नी जो थी, जो राजश्री इनकी जो पत्नी थी ग्रहवर्मा की, इन्हें बड़ा दुख हुआ। ठीक है, और कुछ दिन तक अपने यहाँ पे रहीं राजा के रूप में, और उसके बाद जो है वापस अपने राज्य चली आई, अपने जो है यहाँ पे थानेसर यानी थानेसर जिले में चली आई, थानेसर में चली आई अपने राजधानी में। लेकिन जो यहाँ पे देवगुप्त जो था शासक था, या मालवा का, इसको यह अपने आप को बहुत चालाक बना। लेकिन जो राज्यवर्धन था, इसका बड़ा भाई हर्षवर्धन का, इसे जो है यह देख करके इसे बड़ी गुस्सा आया और उसने जाकर के देवगुप्त को मार दिया। ठीक है, देवगुप्त को मार दिया। और जो राजश्री थी, इसको वहाँ पे बंदी बना लिया गया था, तो इसको वहाँ से छुड़ा के लाया कौन, तो इसका बड़ा भाई राज्यवर्धन। किसको, तो राजश्री को। मतलब कि देखिए, पत्नी जो है, इसकी जो पत्नी थी प्रभाकर वर्धन की, इनसे 2 पुत्र हुए, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। इनकी बिटिया थी एक कन्या राजश्री हुई। अब राजश्री की जो शादी था वो कन्नौज के राजा मौखरी के ग्रहवर्मा से हो गया। लेकिन ग्रहवर्मा की हत्या देवगुप्त ने कर दी, जो कहाँ का था शासक, तो यह मालवा का था। और जो इसकी पत्नी थी राजश्री, इसको यह बंदी बना लिया और कारागार में डाल दिया यहाँ पर, और पूरे राज्य को हड़प लिया कौन, देवगुप्त। लेकिन अब यहाँ पे राज्यवर्धन जो था, यह बड़ा इसका भाई राजश्री का, इसे नागवारा न गुजरा और इसने जो जा करके इस देवगुप्त की हत्या कर दी। जब देवगुप्त की हत्या कर दी तो यहाँ से राजश्री को क्या कर दिया, बाहर निकाल लिया, यहाँ पे बाहर निकाल लिया। लेकिन यहाँ पे एक देवगुप्त का मित्र था जिसका नाम था शशांक था। यह शैव धर्म का ही संबंधित शैव धर्म को मानता था। इसने बोध गया की जो पीपल का वृक्ष है, इसको इसने कटवा दिया था। ठीक है, मतलब कि इतना ज़्यादा यह कट्टर यहाँ पे था। और उसने जो है इसने एक धोखा दे दिया था इसको, राज्यवर्धन को, और धोखा में इसको मार दिया था शशांक ने। देख रहे हैं कि देवगुप्त का जो मित्र था, उसने अपने मित्र का बदला लेने के लिए राज्यवर्धन की यहाँ पे हत्या कर दी। ठीक है, और इसके बाद जो है अब जो राजश्री थी, अब राजश्री जो है बिल्कुल अकेला पड़ गई, और इसका छोटा भाई जो है हर्षवर्धन यहाँ पे केवल था। देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे मार्मिक की स्थिति बन रही है कि राज चलाने के लिए कोई नहीं है, और सभी लोग यहाँ पे मृत्यु हो गई है, केवल जो है हर्षवर्धन यहाँ पे बचा हुआ है। अब राज्यवर्धन जब मृत्यु हो गया तो 606 में हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन 606 में यह अपने राजगद्दी बैठा। यह जो है राजगद्दी पर यह हर्षवर्धन यहाँ पे बैठा। जब यह बैठा यहाँ पे, तो इसे शिलादित्य के नाम से भी जाना गया। शिलादित्य इसे कहा गया, शिलादित्य कहा गया इसे। इसको तो हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा गया, क्योंकि यह एक तरीके से पत्थर की तरह मजबूत था। और यहीं पे जब हर्षवर्धन लगभग 14 साल का था तो यह गद्दी बैठा था, और इसकी बहन जो राजश्री थी अभी जिंदा थी। लेकिन यह कही कि जब हमारे पति नहीं रहे, हमारे बड़े भाई भी नहीं रहे, तो हम भी नहीं रहूँगी, मैं अब जाके आत्महत्या कर लूँगी। ये जो है अपने पति जो था उसी के लिए सती होने का इन्होंने अपना फैसला लिया। लेकिन बहुत समझाने के बाद हर्षवर्धन ने इनको समझाया, और भी लोगों ने समझाया कि आपको राज्य अगर चलाना है यह, तो आपको हर्षवर्धन के साथ कुछ दिन रहना पड़ेगा, उनके साथ शासन में शामिल होना पड़ेगा। तब जा कर के राजश्री ने माना, और उसके बाद उसने फैसला किया कि हम हर्षवर्धन के साथ ही राज्य को फिर से खड़ा करेंगे और फिर से चलाएंगे। तो ये 16 वर्ष की अवस्था में गद्दी बैठा, और ये जो है इसने भी परम भट्टारक नरेश की उपाधि इसने भी ले ली। ठीक है, और इसके बाद यह शशांक को हरा करके, शशांक जो कि कन्नौज का राजा था, कन्नौज का राजा कौन था, तो शशांक था।
ठीक है, देख रहे हैं कि यह सब जो उत्तर भारत की कहानी है। थानेश्वर था इधर, उधर मालवा था जहाँ का देवगुप्त हुआ करता था, ठीक है। और इसकी जो ग्रहवर्मा जहाँ पे था वो कहाँ का था, तो वह जो है कन्नौज का ही था, कन्नौज के बगल में ही था। और शशांक जो है इसी के ठीक बगल में कन्नौज का यह भी था, लगभग शशांक ही, ठीक है। तो इस समय शशांक हुआ करता था जब कन्नौज राजा ग्रहवर्मा की मृत्यु हो गई तो उस समय शशांक को बैठा दिया गया। और उपगुप्त जब देवगुप्त को मारा गया, राज्यवर्धन ने मार दिया, तो वहाँ पे फिर शशांक को यह अच्छा नहीं लगा क्योंकि वह शशांक को ही जीत के उसने दिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे शशांक ने जा करके किसको मार दिया, तो राज्यवर्धन को मार दिया। लेकिन शशांक को फिर युद्ध में हर्षवर्धन ने खूब अच्छे तरीके से हराया, और जब हरा लिया तो इस कन्नौज को ही अपना राजधानी बनाया। तो ये कन्नौज का राजा पहले ही ग्रहवर्मा था, जिसकी शादी इसकी शादी जो है राजश्री से हुई थी। और देखिए लास्ट में जो है फिर कन्नौज को अपना बना लिया, अरे कन्नौज का राजा बन गया हर्षवर्धन। और यहाँ पे यह और इसकी बहन राजश्री भी रहा करते थे, और पहले भी जब ग्रहवर्मा थे तो इनकी बहन यहाँ पे शादी हुई थी। देख रहे हैं किस तरीके से इनका चल रहा है। अब इसके बाद जो है हर्षवर्धन का ऐसे ही सब कुछ चलता रहा। लेकिन इसी समय हर्षवर्धन और पुलकेशिन के बीच एक युद्ध हुआ। पुलकेशिन के बीच एक युद्ध हुआ, और उस युद्ध को जो है नर्मदा नदी के तट पर वह युद्ध लड़ा गया। नर्मदा नदी के तट पर यह युद्ध हुआ, और यहाँ पे हर्ष की पराजय हो गई, हर्ष हार गया था, ठीक है। क्या हुआ, लेकिन हर्ष जो है भी दक्षिण भारत की तरफ जाना चाहता था, और चाहता था कि हम नर्मदा नदी के उस पार भी जाएंगे और वहाँ से भी अपने क्षेत्र का विस्तार करेंगे। लेकिन वहाँ पे जाते ही वहाँ पे मजबूत राजा था जो पुलकेशिन सेकंड था। इसके बारे में हम दक्षिण भारत का जब साम्राज्य पढ़ेंगे तो पुलकेशिन सेकंड को भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे पुलकेशिन सेकंड ने इसको हरा दिया, और ये अपने राज्य तक ही सीमित रह गए। और ये जो है इसी के समय ह्वेनसांग, हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग भारत आया था। ह्वेनसांग जो है भारत आया था, जो चीन का था। और यह एक तरीके से यह जो यहाँ पे यात्री था और घूमने के लिए यहाँ पे आया हुआ था, ठीक है। और इसने ही जो है अब जो है हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का अनुयायी हो चुका था, बौद्ध धर्म का अनुयायी हो चुका था, ठीक है। लेकिन अन्य भी धर्मों में यह मतलब उतना विश्वास था, लेकिन ज़्यादातर यह बौद्ध धर्म में अपना था। और बताया गया कि ह्वेनसांग को जो है जो ह्वेनसांग था यह यात्रियों का राजकुमार था, नीति का पंडित था, और यह नालंदा में पढ़ने के लिए आया था। और यहाँ पे कई सारी प्रतियां भी यहाँ से उठा के ले गया यह। अब जो है हर्षवर्धन जो 441 में अपने दूत जो है कुछ चीन में भेजे थे। 441 में देखिए 641, ठीक है। ये जो है 606 में गद्दी बैठा ही था 16 वर्ष की अवस्था में। अब 441 में इसने कुछ दूत को चीन भेजे, और वहाँ पे 2 चीनों के दरबार में, वहाँ से फिर 2 चीनी दूत भी उसके दरबार में आए थे। वहाँ से कहाँ से, चीन से आए थे। इसके बाद जो है, ठीक है, कुछ सालों के बाद। तो अब जो है धीरे धीरे अब हर्ष अपने क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास कर रहा था। अभी नर्मदा नदी की तरफ गया था, अब जो है वह सोच रहा है कि हम कश्मीर की तरफ करें। तो वह कश्मीर में गया, और कश्मीर के शासक से वहाँ पे युद्ध भी हुआ, और वहाँ से बुद्ध जी के जो दांत का अवशेष था वहाँ से निकाल करके वह अपने इस थानेसर में लेके आया, यहाँ से बलपूर्वक उसे प्राप्त करके यहाँ पे लेके आया, ठीक है। तो यहाँ पे यह हर्ष का जो है यह व्यवस्था है, ठीक है। मैंने बताया कि यह ह्वेनसांग के मिलने के बाद ही यह बौद्ध धर्म का शाखा का जो है यह बन गया शिष्य, और ये जो है महायान शाखा से संबंधित था। और इसी नालंदा महाविहार में जो है एक प्रधान केंद्र भी स्थापित किया, जो कि बौद्ध धर्म की शिक्षा से संबंधित था यहाँ पे हर्ष के समय में।
और जो हर्ष था यह हर 5वें वर्ष में एक समारोह आयोजित करता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। और यह प्रयाग में हर 5वें वर्ष यह करता था। और छठे वर्ष जो है यहाँ पे यह छठे समारोह में यहाँ पे सम्मिलित भी हुआ था। तो बताया जाता है कि जो 5वें वर्ष और छठे वर्ष यहाँ जो महामोक्ष परिषद हुआ था, यहीं से महाकुंभ की संकल्पना जारी होती है, शुरू होती है। तो ऐसा नहीं कि महामोक्ष परिषद में केवल बौद्ध जो होते वही बैठते थे, यहाँ पे हिंदू के जो पंडित होते थे वही बैठते थे, और जो श्रमण होते थे बौद्ध के, जैन के, ये सभी लोग बैठ के यहाँ पे वाद विचार विमर्श होता था। और साम्राज्य को चलाने के लिए क्या क्या तरीके अपना जाए और किस तरीके से इसको व्यवस्थित किया जा सकता है, इस पर बात होती थी। ठीक है। और बाद में इसी को महाकुंभ के नाम से जाना गया, क्योंकि यहाँ पे पहले से जनता जुड़ती थी। उसके बाद इसी का फायदा उठा करके ब्राह्मणों ने एक नया खेल खेल दिया यहाँ पे। तो बाणभट्ट जो है इनके दरबारी कवि थे, एक बाणभट्ट थे, बाणभट्ट। और इन्होंने कौन सी किताबें लिखी थी? बाणभट्ट ने कई सारी किताबें लिखी थी, जिसमें हर्ष के दरबारी कवि थे, तो हर्षचरित और कादम्बरी लिखा था। हर्षचरित्र और कादम्बरी इन्होंने लिखा था। किसने? बाणभट्ट ने हर्षचरित्र और कादम्बरी इन्होंने लिखा था। और बताया जाता है कि जो हर्षवर्धन था इसने 3 किताबें लिखी थी, रत्नावली, नागानंद, ठीक है, और प्रियदर्शिका। रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, इन्होंने 3 संस्कृत नाटक लिखे थे। ठीक है। और यहाँ ये जो है इस तरीके से इनको जो है अपना राज्य को आगे बढ़ाते रहे। ठीक है। ऐसे जो है इन्होंने अपनी सुविधा के लिए कई सारी काम भी किए थे। इन्होंने अपने सुविधा के लिए यहाँ पे कई सारे काम भी देखे गए। इसे इन्होंने अपनी सुविधा के लिए प्रांतों को अलग अलग तरह से बांट दिया था। इसे प्रांतों को भुक्ति लोग कहते थे, और शासक जो होते थे उन्हें उपरिक, राष्ट्रिक, ये सब नाम दिया जाता था इनको। ठीक है। यहाँ पे जो है भुक्ति जो था उसका विभाजन जिलों में हुआ करता था ना, जो भुक्ति था उसका विभाजन जिलों में हुआ था। भुक्ति जो था एक बड़ा था और उसमें कई जिले हुआ करते थे। और विषय जो होते थे, जो जिला होते थे उसी को ये लोग विषयपति कहते थे, जो जिला का मालिक होता था, जो कलेक्टर होता था। इसके बाद जो है तहसील आते थे, जो आधुनिक तहसील होते हैं वो होते हैं। ठीक है। इसमें जो है गांव का जो प्रधान होता था उसे ग्रामा छक टलिक भी कहा जाता था। और इस पुलिसकर्मी जो होते थे उसे चाट भाट यहाँ पे कहा जाता था। पुलिसकर्मियों को चाट और भाट कहा जाता था। ठीक है। और सिंचाई करने के लिए यहाँ पे तुला यंत्र की व्यवस्था थी। तुला यंत्र की यानी जल पंप से यहाँ पे सिंचाई के प्रयास किए जाते थे। और इस समय जो है मथुरा सूती वस्त्रों के लिए राजधानी थी। एक तरीके से सूती वस्त्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध हुआ करती थी। कौन? मथुरा। और मथुरा के आसपास तो इनका क्षेत्र था। इसके बाद जो है हम लोग लास्ट ये काम है कि गुप्त काल के समय साम्राज्य कैसे था, कैसे विभाजित था, यह देख लेते हैं। तो गुप्त काल के समय जो समाज था, इनकी सबसे बड़ी इकाई जो थी वह देश थी। सबसे बड़ी इकाई देश हुआ करती थी। ठीक है। अब देश को इन्होंने बांट रखा था भुक्ति में। इसको कहते देश के बाद भुक्ति आता था, देश के बाद भुक्ति, और भुक्ति के बाद, ठीक है, इसके नीचे विषय आते थे। इसके नीचे यह विषय आते थे और इसके विषय को विषयपति भी नाम दिया जाता था। इसके बाद जो है विषय के बाद तहसील होता था। ठीक है। यह तहसील होते थे और तहसील के बाद ग्राम होते थे। तहसील के बाद ग्राम होते थे। ठीक है। और जो है जो देश का शासक था उसे गोपना कहा जाता था। जो देश का शासक था उसे गोपना कहते थे। और भुक्ति जो होता था वह भुक्ति का जो शासक होता था उसे भुक्ति ही कहा जाता था। ठीक है। या इसे उपरिक कहा जाता था। उपरिक इसे कहा जाता था, जो कि भुक्ति का शासक हुआ करता था। और भुक्ति को जो बांटा जाता था उसमें कई विषय होते थे। और विषय को आज की तरह जिला के रूप में हम ले सकते हैं। विषय को जिला मान लेते थे। और इसकी जो संस्था, इसको जो मुख्य होते थे अध्यक्ष, उसे हम विषयपति कहते थे। इसे हम विषयपति भी
कहते थे किसको, तो विषय नामक जो साम्राज्य को बांटने का एक इकाई हुआ करती थी। ठीक है, इसके बाद जो है जो तहसील है, आज के समय ही यह तहसील हुआ करती थी, और तहसील में जो तहसीलदार होते हैं वो होते हैं, और फिर इसके बाद गांव में बटे हुए थे, और गांवों को ग्रामिक कहा जाता था, या इन्हें ग्रामिक जो है इसके मुखिया होते थे ग्रामिक। ठीक है, ग्रामिक। इसमें इसके कुछ सदस्य होते थे जिन्हें हम महत्तर कहते थे। इनके कुछ सदस्यों को हम लोग क्या कहते थे, तो महत्तर कहते थे। तो महत्तर क्या होते थे कि यह वृद्ध जन होते थे। महत्तर में यह वृद्ध कुछ लोग होते थे, व्यक्ति जो इसके सदस्य होते थे, और ये अगर कोई ज़मीन बेच रहा है या खरीद रहा है तो इनकी अनुमति के बिना ज़मीन की खरीदारी नहीं हो सकती थी। ठीक है, इन्हें महत्तर कहते थे, और यह गुप्त काल में आते थे। इनकी एक जाति बन गई थी महत्तर जाति। ठीक है, महत्तर जाति, और इसे ही लास्ट में आके मेहतर कहा जाने लगा। इन्हें ही मेहतर लोग कहते हैं आज के समय में मेहतर। तो ये लोग महत्तर थे, और यह वृद्ध जन इसमें सदस्य के रूप में शामिल होते थे, और इनकी एक जो है संस्था के रूप में या समूह हुआ करता था। ठीक है, इसके बाद जो इसका मुख्य यहाँ पे जो न्याय था, न्याय करने वाला जो मुख्य आदमी था, उसको यहाँ पे दंड पिसा कहता था। दंड पिसा क्या था, इसका मुख्य था, और या पुलिस अधिकारी बोल सकते हो, जो दंड लोगों को देता था। लेकिन न्याय में सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो है, सबसे अंतिम स्थान राजा को प्राप्त था। राजा न्याय में कुछ भी हेर फेर कर सकता था, और न्याय के लिए तहसील के स्तर पर, विषय के स्तर पर, और भुक्ति के स्तर पर, या देश के स्तर पर ऊपरी न्यायालय आज की तरह ही बने हुए थे। अगर एक जो है तहसील में अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप विषय में जा सकते हैं, फिर ऐसे भुक्ति में ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जो अन्य अधिकारी होते थे पुलिस वाले, उन्हें चाट भाट यहाँ पे कहा जाता था। तो हमने ये देखा, यहाँ पे खेत भी अन्य तरीके से थे। खेत जो है, इसमें कुछ खेत क्षेत्र कहलाते थे, जिसे हम कृषि योग्य भूमि कहते थे। वास्तु मतलब रहने के लिए भूमि थे। चारागाह के लिए पशु के चारा के लिए भूमि यहाँ पे हुआ करती थी। और सील जो होती थी, भूमि जोतने के लिए उपयुक्त नहीं थी। और अपराध जो कि जंगली हुआ करती थी, जिसमें कोई भी खेती करना बहुत मुश्किल था। ठीक है, और यहाँ जो उत्पादन इन लोग का हुआ करता था, वह 1/4 से 1/6 राजस्व के रूप में लिया जाता था। 1/6 से 1/4, 1/6 से 1/4 उत्पादन के रूप में यहाँ पे लिया जाता था, टैक्स के रूप में। ठीक है, और इस समय कुछ मंदिर भी बनाए गए। विष्णु मंदिर जो कि तिगवा, और ये जबलपुर में है। शिव मंदिर भुमरा बनाया गया। पार्वती मंदिर नैना कुठार में, दशावतार मंदिर देवगढ़ में, और शिव मंदिर जो है नागौद मध्य प्रदेश में बनाया गया है। यहाँ पे सिंचाई के लिए लोग, मैंने बताया कि ये लोग जल पंप का यूज करते थे, रहट का प्रयोग करते थे। और यहाँ पे उज्जैन जो हुआ करता था, एक महत्वपूर्ण केंद्र था गुप्त काल में, क्योंकि गुप्त काल के बाद जो है उज्जैन जो है धीरे धीरे अलग हुआ। ठीक है, और उज्जैन धीरे धीरे बाद में जो हर्षवर्धन आया तो वहाँ पे इसकी राजधानी उज्जैन हुआ करते थे। लेकिन उज्जैन जो है व्यापारिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इस समय जो राजा थे, इन्होंने स्वर्ण मुद्राएं भी खूब जारी की, और सबसे अधिक बताया जाता है कि गुप्त राजाओं ने ही सबसे अधिक स्वर्ण मुद्रा जारी की थी। लेकिन सबसे शुद्ध जो है कौन जारी किया था, तो गुप्तों में ही शुद्ध जारी किया गया था सबसे। लेकिन बाद में सबसे अधिक इन्होंने मुद्राओं को जारी किया था, जिन्हें ये लोग दिनार कहते थे। इसे ये लोग उपयोग में दिनार कहे हैं। यहाँ पे याज्ञवल्क्य स्मृति जो है, इसमें इन्हें वैश्य कहा गया है। इन्हें वैश्य कहा गया है। ऐसे ही जो पुराण है, ठीक है, उन पुराणों में इन्हें कुछ में क्षत्रिय कहा गया है, कुछ में इन्हें ब्राह्मण भी कहा गया है, और कुछ तो ऐसे साथियों को उसमें इन्हें शूद्र भी कहा गया है कि ये लोग शूद्र जाति से हुआ करते थे। और शूद्रों को ब्राह्मण विनाशक भी कहा गया है। इसी जो है मनुस्मृति, इसी समय था ना, मनुस्मृति हो गया, और जो इस समय नवरत्न हुआ करते थे उनकी कुछ किताबों में और मुद्रा राक्षस में कुछ ऐसी जानकारी मिलती है। तो लेकिन फिर भी इन्हें वैश्य मानते हैं। इसके साथ ही ये जो किताबें हैं, मनुस्मृति हो गया, नारद स्मृति हो गया,
या ओसनम या स्मृति हो गया। इसमें जानकारियों में यह मिलता है कि जो ये वैश्य हुआ करते थे, यह कोई ज़रूरी नहीं कि वैश्य वाला ही काम करते थे, अब धीरे दूसरा काम भी ये लोग करने लगे थे। जैसे ये लोग, इनका काम था पशुपालन करना, व्यापार करना, लेकिन अब कृषि जो करा था इन्हीं काम था। लेकिन अब धीरे इनका जो स्थान है वह शूद्रों ने लिया था, इनका काम शूद्रों ने लिया था। अब यह जो है और दूसरे काम में लग गए थे। ऐसे ही क्षत्रिय जो था एक, वह भी अपना काम छोड़ करके दूसरे काम में इसका लग गया था, मतलब कि अब जो है इधर उधर होने लगी थी। दास प्रथा भी अच्छी खासी चल रही थी, दास प्रथा का प्रचलन खूब चल रहा था। वेश्यावृत्ति भी अच्छी थी, वेश्यावृत्ति भी ठीक, उनको गणिका जैसे में कहा जाता था वेश्यावृत्तियों को। और जो वेश्या महिला थी, पुरानी महिला थी, उन्हें ये लोग कुटनी कहते थे। क्या कहते थे? कुटनी कहते थे। और जो किसी समारोह होती थी या कोई त्यौहार होता था तो जो महिलाएं होती थी यह बाहर चली जाती थी, यानी रोड पर आ जाती थी, ये लोग जो गणिका होती थी। ठीक है। और इसके बाद जो है इनका जो राज चिन्ह था, राज चिन्ह, वह गरुड़ स्तंभ था। गरुड़ स्तंभ जो है या गरुड़ वाहन जो है विष्णु का, वही इन लोग का राज चिन्ह हुआ करता था, क्योंकि ये वैष्णव धर्म के अनुयायी हुआ करते थे, इस कारण ऐसा था। और इन्होंने जो है वैष्णव धर्म से संबंधित एक अवशेष भी देवगढ़ में हमें मिलता है, जो ललितपुर में आज है देवगढ़ दशावतार मंदिर, जो बेतवा नदी के तट पर यहाँ पे है। हमने बताया कि यहाँ पे कुछ गुप्तकालीन अजंता में कुछ गुफाएं भी थी, जो 16-17 गुफाएं गुप्तकालीन संबंधित हैं। और जो 16वां है वह राजकुमारी जो मरणासन हो गई थी, उनके बारे में यहाँ पे इसकी जानकारी है। जो लिच्छवी रानी थी राजकुमारी कुमार देवी, उनके बारे में यहाँ पे उनकी चित्र को यहाँ पे दर्शाया गया है। और 17 जो था उसे चित्रशाला कहा जाता है। इसमें जो है बुद्ध के जीवन के बारे में सारी बातें यहाँ पे चित्र के माध्यम से उद्धृत की गई हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सब देखा गया है। और यहाँ पे बाघ की गुफा भी यहाँ में मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत को काट कर गुप्तों ने बनाया था, यहाँ पे हम देख सकते हैं। और आर्यभट्ट जो था, आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा था। और आर्यभट्ट ने ही बताया था कि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है और उसके चारों तरफ अन्य जो ग्रह हैं, सूर्य हैं, मंगल हो गया, ये सब घूमते रहते हैं। ब्राह्महीर भी था, जो बृहद संहिता और नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र में यह अपना महारत हासिल था इन्हें। और भौतिक भूगोल में भी इन्होंने चर्चा की है। ब्राह्महीर ने पंच सिद्धांत, बृहद सिद्धांत और लघु जातक की रचना यहाँ पे देखने को मिलता है। ब्रह्मगुप्त इस समय के वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। और उन्होंने बताया कि जो न्यूटन ने बताया था कि हर एक पिंड को पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है, तो इन्होंने ये बताया कि पृथ्वी में ऐसी एक शक्ति है जो किसी को भी अपनी तरफ खींच सकती है। कोई भी ऊपर जाएगा तो उसे वापस अपने अंदर खींच सकती है। ठीक है, तो इन्होंने न्यूटन की परिकल्पना पहले ही कर ली थी। यहाँ पे पल्लकाणव नाम का एक चिकित्सा, पशु चिकित्सा पर हस्त आयुर्वेद भी लिखा गया है। पल्लकाणव नाम के पशु चिकित्सा पर हस्त आयुर्वेद लिखा गया है। और नवनीतकम भी रचना इसमें गुप्त काल में की गई थी, नवनीतकम। और इसमें जो है इसमें उपचार के बारे में जानकारियाँ बताई गई हैं। और चांदी के सिक्कों को ये लोग रुपये का कहते थे। और यहाँ पे कई सारी स्मृतियाँ भी इसमें इसी समय गुप्त काल में ही लिखी गई थी। इसमें याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन, बृहस्पति स्मृतियाँ थी। ठीक है, और इस समय भी जो है सातवाहनों की चित्र ही ब्राह्मणों को दान में गांव दिया जाता था। और उस गांव को ब्राह्मण अपने तरीके से वहाँ पे टैक्स वसूलते थे, उसको अधिक कम कर सकते थे। इनके पास यह जो है अधिकार हुआ करता था। और गुप्त काल में लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए कुछ स्मरणीय बात है। जैसे शूद्रक ने मृच्छकटकम जो है लिखा था। मृच्छकटकम किताब बुक है, जो माटी की खिलौना गाड़ी है से संबंधित है, इसका नाम है। और इसमें एक निर्धन ब्राह्मण और एक वेश्या की प्रेम कहानी लिखी गई है, क्योंकि इस समय वेश्या प्रथा अच्छे से चल रही थी। और कालिदास जो थे, इन्होंने भी अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा था। और राजा दुष्यंत और शकुंतला जो थी, वो प्रेम की कथा यहाँ पे देखने को मिलती है। और यहाँ पे दूसरे इसके बाद जो है कालिदास की दूसरी रचना है भगवत गीता।
ठीक है, यह है यूरोपीय भाषाओं में सबसे ज़्यादा इसकी अनुवाद होने वाली थी। ठीक है, तो ऐसे ही जो है धीरे धीरे गुप्त काल समाप्त हो गया और ये सब हमने गुप्त काल के बारे में जितनी जानकारी थी हमने बता दिया है। इसके बाद हम लोग पूरा पढ़ लिए हैं और अब हम लोग जो है दक्षिण भारत का संबंधित पढ़ेंगे और भी इससे जुड़ी और भी जो जानकारी होगी उसको पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद जो है हम लोग आएंगे मध्य काल की तरफ। अब दक्षिण भारत का पढ़ने के बाद सीधे मध्य काल की तरफ एक साथ बढ़ेंगे और फिर मध्य काल को पढ़ते हुए सीधे हम लोग आधुनिक काल की तरफ पहुंच जाएंगे। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपना सुझाव हमसे ज़रूर साझा करिएगा। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, आभारी रहूँगा। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।